हेलो स्टूडेंट्स, हमारा सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा था जिसमें हमने कल ऑस्मोटिक प्रेशर और रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे आज। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तीन डेफिनेशन देखनी है अपने को। दूसरी देखनी है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और तीसरी डेफिनेशन होगी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तीनों के बारे में देखेंगे। देखो, सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर को हम किससे लिखते हैं? पाई से। तो ध्यान रखना, आइसो, आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो का मतलब क्या होगा? सेम। तो देखो, जब दो सॉल्यूशन ले रहे हैं तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम रहे, बराबर रहे, मतलब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, दो सॉल्यूशन का दोनों का प्रेशर अगर बराबर रहे, मतलब पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2। अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर, दो सॉल्यूशन लिए हमने, सॉल्यूशन ए और बी, तो दोनों का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर रहे, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर रहे, आइसो मतलब होता है सेम, तो उसको बोलते हैं पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 होगा, उसको बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा देखो, हाइपोटोनिक। हाइपो मतलब होता है कम, हाइपो मतलब क्या होगा? लेस, कम होगा। तो मतलब हम दो सॉल्यूशन देख रहे हैं, उनमें से किसी एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर के कंपैरिजन क्या रहेगा? कम रहेगा। तो इसमें क्या लिखेंगे? लेस ऑस्मोटिक प्रेशर। लेस ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह है कि पाई 1, मान लो पाई 1 का हम और पाई 2 में देख रहे हैं, तो पाई 1 का देख रहे हैं, मान लो पाई 1 का प्रेशर क्या है? लेस है, तो पाई 1 लेस देन पाई 2। तो एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया दूसरे की बजाय। तो हम पाई 1 का देख रहे हैं, तो पाई 1 का कम हो गया, उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक। हाइपो मतलब होता है कम होना, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और हाइपर, हाइपर होता है ज्यादा। हाइपर क्या होता है? ज्यादा, हाइपर होना, बढ़ना। तो देखो, इसका क्या होगा? मोर ऑस्मोटिक प्रेशर। मोर ऑस्मोटिक प्रेशर, तो हम पाई 1 का देख रहे हैं, तो पाई 1 ग्रेटर देन पाई 2, तो पाई 1 के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो पाई 1 का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाए दूसरे सॉल्यूशन की बजाय, तो उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और पाई 1 का हम देख रहे हैं, तो पाई 1 का ज़्यादा हो जाए दूसरे सॉल्यूशन की बजाय, मतलब एक का सॉल्यूशन का प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे से ज़्यादा हो जाए, उसको बोला जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ये तीन डेफिनेशन है। आइसोटोनिक, दो सॉल्यूशन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब पाई 1 बराबर पाई 2 होगा। दूसरा हाइपोटोनिक, मतलब एक हम पाई 1 ले रहे हैं, तो पाई 1 का अगर पाई 2 से कम हो जाए तो उसको बोला जाता है, मतलब लेस ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको बोला जाता है हाइपोटोनिक। और हम पाई 1 का ले रहे हैं, तो पाई 1 का अगर ज़्यादा हो जाए दूसरे से, मतलब मोर ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक। हाइपर मतलब होता है ज़्यादा होना। तो ये हमारे तीन सॉल्यूशंस के टाइप थे, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। अब देखो, हम एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान रखना, पाई 1 बराबर पाई 2 होगा आइसोटोनिक में। देखो, इस पर एक क्वेश्चन करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का ही। देखो, क्वेश्चन हमको दे रखा है, a 12% solution of a 12% solution of compound A is isotonic. compound A is isotonic, क्या है? isotonic है, with 4% solution of, with 4% solution of urea. Calculate the molar mass of compound A. Calculate the molar mass of compound A. Calculate the molar mass of compound A.
तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है वो देखने से सबसे पहले देखो क्वेश्चन दे रखा है ए 12% सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड ए इज आइसोटोनिक विद 4% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, मतलब पाई 1 इजिकल टू पाई 2 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन दे रखा है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ कंपाउंड ए। देखो मानो हम WB1 की वैल्यू क्या मान रहे हैं 4, ये हमने WB1 माना, इसकी वैल्यू 4% का मतलब क्या होगा 4 ग्राम सोल्यूट है। और उसके बाद MB1 क्या होगा MB1 यूरिया दे रखा है, क्या दे रहा है कंपाउंड यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है NH2CO NH2। तो यूरिया का मोलर मास निकालते हैं तो नाइट्रोजन का 12, हाइड्रोजन का 1 का 1, 2 का 2 प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का फिर से कितना आ जाएगा, नाइट्रोजन कितना होता है 12 नहीं 14, नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा। तो सबको ऐड करेंगे कितना आता है, सभी को जब ऐड करते हैं NH2CO NH2 14 और 2 16, 16 दूनी 32, 32 48, 48 और 12 60, तो कितना आएगा 60 ग्राम। इसको जोड़ के देखना, ऐड करेंगे तो इसका जो मोलर मास आता है यूरिया कितना आता है 60 ग्राम। अब देखो दूसरा कंपाउंड दे रहा है हमको WB2 मान रहे हैं और MB2। दूसरे कंपाउंड का कितना है 12 ग्राम, 12 ग्राम दे रखा है तो इसको क्या मान लिया 12 ग्राम WB2 की वैल्यू। और ये हमको कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ कंपाउंड ए, इसको हमको कैलकुलेट करना है। MB2 की वैल्यू क्या करनी है इसमें कैलकुलेट करनी है। तो देखो पाई 1 इजिकल टू पाई 2 होता है क्योंकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन दे रखा है। तो पाई 1 क्या होगा WB1। देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा था पाई निकालने का, पाई निकालने का फॉर्मूला क्या था, पाई निकालने का फॉर्मूला था हमारा WB RT MBV, ये था WB RT MB इंटू V, ये फॉर्मूला था। अब देखो हम पाई 1 इजिकल टू पाई 2 करें तो WB1 इंटू R इंटू T डिवाइड MB1 R इंटू T इजिकल टू ये क्या कर देंगे WB2 RT अपॉन MB2 RT, यही होता है। अब देखो यहाँ से R से R कैंसिल, ये वाला R से R कैंसिल, ये R से R कैंसिल, टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल, टेम्परेचर T से T कैंसिल, R से R T से T। R क्या होता है गैस कांस्टेंट, या यहाँ पर S भी लिख सकते हैं R की जगह सॉल्यूशन कांस्टेंट, दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो इसमें देखो WB1 की वैल्यू कितनी है अपनी, WB1 है 4 डिवाइड MB1 की वैल्यू कितनी है 60 इज इक्वल टू ये 12 है और ये हमको MB2 निकालना है। तो देखो यहाँ से MB2 जो आएगा, यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 MB2 इज इक्वल टू 12 का 60 से 60 इंटू 12, तो 4 MB2 इज इक्वल टू 60 का 12 से करेंगे कितना आएगा 720। तो MB2 इज इक्वल टू 720, ये किस में जाएगा डिवाइड में, डिवाइड 4, तो MB2 इज इक्वल टू कितना आएगा 180 ग्राम। कितना आ गए 180। तो ध्यान रखना इसमें जो कैलकुलेट मोलर मास कंपाउंड ए का निकलवाया है, मतलब ये कंपाउंड जो होगा वो 180 ग्राम का होगा। 180 ग्राम किस में होते हैं ग्लूकोज में होते हैं, तो ग्लूकोज हो सकता है ये कंपाउंड। तो देखो इसमें दोबारा इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है WB1 की वैल्यू 4, MB1 की वैल्यू 60, क्योंकि यूरिया दे रखा है इसमें, यूरिया के लिए 60 आता है मोलर मास। MB2 12, WB2 12, MB2 हमको निकलवाया, तो पाई 1 इजिकल टू पाई 2, क्यों? क्योंकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन दे रखा है। तो पाई का फॉर्मूला क्या होता है WB RT अपॉन MB इंटू V। तो WB1 RT MB1 RT WB2 RT MB2 RT, तो R से R कैंसिल, T से T कैंसिल, R से R कैंसिल और T से T कैंसिल। तो ये 4 है, इसकी 60 वैल्यू है, 12 और MB2 निकालना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा आंसर 180 ग्राम। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब हम करेंगे अगला टॉपिक अपना एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है। एबनॉर्मल मोलर मास, इसमें नॉर्मल मोलर मास देखेंगे पहले, फिर देखेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। एग्जांपल से बताएंगे तुमको। देखो एबनॉर्मल मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास,
क्या है टॉपिक अपना? एबनॉर्मल मोलर मास। तो देखो एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है? एबनॉर्मल मोलर मास। तो देखो सबसे पहले हम देख रहे हैं नॉर्मल मोलर मास क्या होगा। तो देखो नॉर्मल मोलर मास के लिए लिख रहा हूं पहले मैं नॉर्मल मोलर मास। देखो नॉर्मल मोलर मास क्या होगा, इसके लिए कुछ पॉइंट है। जब सॉल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट हो, सॉल्यूशन शुड बी वेरी डाइल्यूट, सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट होना चाहिए, तब नॉर्मल मोलर मास निकलता है, वेरी डाइल्यूट। दूसरा इसका पॉइंट क्या आता है, इसका एग्जांपल से बताएंगे तब समझ में आएगा ढंग से। दूसरा आता है नॉर्मल मोलर मास उसका होगा जो राउल्ट के लॉ को फॉलो करता है, सॉल्यूशंस विच फॉर राउल्ट्स लॉ, सॉल्यूशन विच फॉलोज राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ तुमको बताया लास्ट जो वीडियो है उनको भी देखना, राउल्ट्स लॉ क्या होता है उसके बारे में। तो जो राउल्ट्स के लॉ को फॉलो करता है वो भी क्या होगा, नॉर्मल मोलर मास का। थर्ड पॉइंट हमारा होता है जो ना तो डिसोसिएट हो और ना ही एसोसिएट हो, मतलब सोल्यूट शुड नॉट बी डिसोसिएट और एसोसिएट इन द सॉल्यूशन, सोल्यूट शुड नॉट बी डिसोसिएट और एसोसिएट इन द सॉल्यूशन, इन द सॉल्यूशन। तो डिसोसिएशन और एसोसिएशन क्या होता है इनके बारे में देखेंगे, इसमें कैसे डिसोसिएशन होता है और एसोसिएशन कैसे होता है। तो देखो सॉल्यूशन जो है वो बहुत ही डाइल्यूट होना चाहिए नॉर्मल मोलर मास के लिए, मतलब उसमें सॉल्यूट कम होना चाहिए। दूसरा राउल्ट्स के लॉ को फॉलो करना चाहिए। राउल्ट्स का लॉ क्या होता है वो हमने पढ़ा है लास्ट वीडियो में, देखना। सॉल्यूट शुड नॉट बी डिसोसिएट और एसोसिएट इन द सॉल्यूशन। अब देखो ये पॉइंट समझने का, डिसोसिएशन और एसोसिएशन क्या होता है। तो देखो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम एबनॉर्मल मोलर मास और क्या होता है उसको और बता रहे हैं, फिर दोनों के एग्जांपल एक साथ करेंगे। तो एबनॉर्मल मोलर मास जो अपना है वो देखेंगे क्या होता है, एबनॉर्मल मोलर मास। देखो एबनॉर्मल मोलर मास क्या होगा, देखो इफ डिसोसिएशन हो जाए या एसोसिएशन हो जाए तो क्या होगा, किसी भी कंपाउंड का जो मोलर मास है वो चेंज हो जाएगा। डिसोसिएशन हो या एसोसिएशन हो, कंपाउंड्स का जो मोलर मास है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और इस चेंज होने वाले मोलर मास, जो चेंज मोलर मास आएगा, इसी को बोला जाता है एबनॉर्मल मोलर मास। होना चाहिए कुछ और होगा और कुछ, मतलब मोलर मास चेंज होने का मतलब या तो कम भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है मोलर मास, और इंक्रीज भी कर सकता है। तो मोलर मास इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए उसको बोला जाता है एबनॉर्मल मोलर मास। तो आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन मोलर मास ऑफ सोल्यूट विल बी चेंज विच इज नोन एज एबनॉर्मल मोलर मास। कंपाउंड्स मतलब सोल्यूट का होगा तो उसको क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास। डिसोसिएशन हो सकता है, एसोसिएशन। डिसोसिएशन कैसे होगा भी बता रहा हूँ, और एसोसिएशन कैसे होता है। एसोसिएशन मतलब क्या होता है, जुड़ना, कंपाउंड्स आपस में जुड़ जाए, और डिसोसिएशन मतलब ब्रेक होना। तो सोल्यूट जो है उसका मोलर मास जो नॉर्मल है उससे कुछ अलग आएगा, इसको बोला जाता है एबनॉर्मल मोलर मास। तो देखो इसके एग्जाम्पल देखते हैं, उससे पता चलेगा। देखो एग्जाम्पल, सबसे पहले हम एग्जाम्पल देख रहे हैं डिसोसिएशन के। किसके देखेंगे, डिसोसिएशन। देखो जैसे NaCl होता है, NaCl का हमने यहाँ कितने मोल लिया है, 1 मोल। 1 मोल है, यहाँ 1 लिखा है, मतलब कुछ नहीं तो 1 लिखा है। इसका मान लो 100% डिसोसिएशन हो रहा है। किसमें, वाटर सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट क्या है, वाटर। 100% डिसोसिएशन हो रहा है वाटर सॉल्वेंट में। तो ये क्या देगा, Na पॉजिटिव आयन देगा प्लस Cl नेगेटिव आयन देगा। तो देखो यहाँ पर 1 मोल था, अब जैसे ही ब्रेक होगा तो देखो 1 मोल इसका बना, 1 मोल इसका बना, तो टोटल कितने मोल बन गए इसके, 2 मोल। तो देखो इसका जो मोलर मास है NaCl का
उसके मोलर मास से इसका क्या हो गया, हाफ हो गया, क्योंकि ये दो अलग अलग मोल्स बन गए। तो इसको बोलते हैं डिसोसिएशन, डिसोसिएट हो गई ये। जैसे वाटर में डालेंगे तो इसके मॉलिक्यूल्स Na+ और Cl- में डिसोसिएट हो जाएंगे। तो इनका जो मोलर मास आता है 58 पॉइंट क्या आएगा, 50। Na का कितना होता है 23 और इसका होता है 35.5, तो आएगा 58.5 ग्राम में, 58.5। और जब हमने वाटर लिया और इसमें हमने NaCl को डाला था, तो यहाँ से Na+ और Cl- में टूट गया। अब हम मान लो वाटर में से क्या करेंगे, एक मोल को निकालेंगे। तो हमको एक मोल को निकालेंगे तो या तो हमको Na का मोल हमारे हाथ में आएगा या फिर Cl का मोल आएगा। ये नहीं है कि दोनों एक साथ आ जाएंगे। तो मान लो हम लगभग एवरेज मान रहे हैं, मान लो आधा इसमें गया आधा इसमें गया, होता थोड़ा अलग अलग, लेकिन 58.5 का आधा मान लो 29.5 के समथिंग इसमें गया, 29.5 के समथिंग इसमें गया। तो हमको क्या दिखेगा, हमको आधा ही जो मोलर मास हम कैलकुलेट करेंगे बाद में, तो वो मोलर मास इससे क्या होगा, आधा आएगा। क्यों, क्योंकि हम NaCl में मतलब हम क्या करेंगे, वाटर से क्या देखो NaCl में क्या होता, NaCl में NaCl 100% डिसोसिएशन देखा था इसका। तो क्या होगा, वाटर हमने सोलवेंट लिया तो Na+ और Cl- में जाएगा। देखो यहाँ से एक मोल था, एक मोल का जो इसका मोलर मास आता है वो 58.5 ग्राम आएगा, Na का 23 और Cl का 35.5, तो हमारा टोटल आएगा 58.5। तो ये क्या देगा, Na+ और Cl-, इसके कितने मोल हो गए, एक मोल ये, टोटल 2 मोल। तो हम एवरेज मान रहे, मान लो दोनों में आधा आधा गया है, 58.5 का आधा इसमें गया आधा इसमें गया। तो जैसे ही हम वाटर लेंगे और उसमें NaCl डालेंगे तो इसमें से हम एक मोल निकालना चाहेंगे, तो उसका जो मोलर मास आएगा वो आना कितना चाहिए NaCl का 58.5, लेकिन इसमें से या तो हमको Na+ आएगा हमारे हाथ में जब निकालेंगे वाटर में से, या Cl- आएगा, तो इसका मोलर मास क्या आएगा, आधा आएगा। उसको बोला जाता है एबनॉर्मल मोलर मास। ये तो क्या है, नॉर्मल मोलर मास, और ये क्या होगा हमारा, दूसरा होगा हमारा एबनॉर्मल मोलर मास। ऐसे देखो और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखो डिसोसिएशन का। देखो जैसे CaCl2 है, CaCl2 कैसे ब्रेक होगा, इसका एक मोल है तो Ca+2 देगा और 2Cl क्या देगा, माइनस देगा। इसका भी 100% डिसोसिएशन मान रहे हैं, 100% डिसोसिएशन। और वाटर किसका काम करेगा, यहाँ भी सोलवेंट का काम कर रहा है। तो इसमें भी क्या होगा, CaCl2 के एक मोल से कितने मोल बन गए, एक ये और दो ये, तो टोटल कितने मोल बन गए, 3 मोल बन गए। तो इसका जो मोलर मास है, इसका जो मोलर मास आएगा, तो हम वाटर सॉल्वेंट में मान लो CaCl2 को डाल दिया, तो CaCl2 कैसे ब्रेक होगा, ये वाटर में डाल दिया Ca+2 2Cl-, तो हमको मोलर मास देखेंगे तो मोलर मास क्या आएगा, इसके मोलर मास से कम आएगा, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल क्या कर चुके हैं, ब्रेक हो चुके हैं। तो इसी के मोलर मास क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास। उसके बाद देखो एक एग्जांपल और देखते हैं, K4FeCN6, पोटेशियम फेरोसाइनाइड बोला जाता है इसको, K4FeCN6। जब इसका 100% डिसोसिएशन होगा, 100% डिसोसिएशन होगा वाटर के सोलवेंट में, तो क्या होगा, ये 4 तो K+ देता है प्लस FeCN6 ये देगा। तो देखो यहाँ से कितने मोल्स है इसके, 1 मोल्स, 1 मोल है इसका। तो ये कितने दे रहे, 4 तो ये और 1 ये, 5 मोल। तो हमको क्या मिलेंगे, 5 मोल मिलेंगे जैसे ही इसका डिसोसिएशन होगा, जैसे इसको वाटर मॉलिक्यूल में डालते हैं तो K4FeCN6 के हमको 5 मोल मिलते हैं। तो इसके मोलर मास को नॉर्मल मोलर मास बोलेंगे, जैसे ही वाटर सॉल्वेंट में डालते तो ये ब्रेक होगा, तो इसको बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। तो ये होता हमारा डिसोसिएशन के केस में एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, ये देखा। अब हम देखेंगे एसोसिएशन का। देखो तीनों के एक बार समराइज कर देते हैं जो एग्जाम्पल बताए हैं। देखो इधर डिसोसिएशन के जो तीनों एग्जाम्पल बताए हैं उसमें क्या बताया तुमको, पहला एग्जाम्पल NaCl का 1 मोल, उससे हमको कितने मोल मिल रहे हैं ब्रेक होने के बाद, NaCl के 1 मोल से हमको ब्रेक होने के बाद मिल रहे थे 2 मोल। क्यों, क्योंकि Na+ देगा और Cl- देगा,
इसको एबनॉर्मल मोलर मास बोलेंगे। फिर ऐसे ही CaCl2 के हमको 1 मोल से कितने मोल मिल रहे थे, एक ये और दो ये, 3 मोल। ऐसे ही K4FeCN6, इसके 1 मोल से हमको कितने मोल मिल रहे थे, 5 मोल, क्योंकि 4 तो K प्लस होंगे और FeCN6 माइनस का 1 होगा इसका भी मोल, तो टोटल 5 मोल मिलेंगे। तो इनको बोला जाता है एबनॉर्मल मोलर मास। एक एक मोल से देखो 2 मोल डिसोसिएट हुए, इसमें 3 मोल में से मिले, इसमें 5 मोल मिले, तो इसको बोला जाता है एबनॉर्मल मोलर मास। तो इसके बाद हम देखेंगे हमारा दूसरा है नॉर्मल, ये डिसोसिएशन का केस देखा है, अब देखेंगे एसोसिएशन का केस। तो देखो एसोसिएशन क्या होता है और एसोसिएशन में कैसे निकालते हैं मोलर मास, कैसे एसोसिएशन में मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट हो जाएंगे, मतलब आपस में जुड़ जाएंगे और मोलर मास जो है वो हमको जो आना चाहिए उससे कुछ अलग आएगा। तो एग्जांपल देखो एसोसिएशन, देखो एसोसिएशन जो है, जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स में हम फॉर्मिक एसिड हो, चाहे फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड हो या एसिटिक एसिड हो, कोई भी एसिड हो, जब इनको हम सॉल्वेंट में डालते हैं, सॉल्वेंट तीनों में काम लेना बेंजीन, जब इनको बेंजीन सॉल्वेंट में डालते हैं तो इनका एसोसिएशन होता है, आपस में मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं। तो देखो एक एग्जांपल देख रहे हैं, मान लो एसिटिक एसिड का एग्जांपल देख रहे हैं। एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH, इसके हमने 2 मोल्स लिए, एसिटिक एसिड, इसके कितने मोल लिए, 2 मोल, 2 मोल लिए। तो क्या होगा, इसका हम मान रहे हैं 100% एसोसिएशन हो रहा है, और हमने जो सॉल्वेंट काम में लिया है ये क्या है, बेंजीन सॉल्वेंट में। ध्यान रखना बेंजीन सॉल्वेंट लेना है एसिड्स के लिए, और एसिड्स में एसोसिएशन होता है, वो क्यों होता है अभी देखेंगे। सॉल्वेंट क्या है, बेंजीन। तो क्या होगा, एसिटिक एसिड के 2 मोल्स हैं तो ये आपस में एसोसिएट हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे, देखो स्ट्रक्चर क्या बनेगी, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ऐसे ही CH3 C डबल बॉन्ड O OH। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, इधर से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, इसको बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के बाद देखो एसोसिएट हो गए मॉलिक्यूल्स, तो हमको क्या मिला है, सिर्फ 1 मोल मिला है। तो देखो बेंजोइक जो एसिटिक एसिड होता है, इसका मोलर मास जो होता है, इसका मोलर मास होता है 60। कैलकुलेट करके देखना, कार्बन का 12, एक हाइड्रोजन का 1, तो 3 हाइड्रोजन का 3, प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 प्लस 16, 2 ऑक्सीजन है प्लस 1, जब सबको ऐड करेंगे तो 60 आता है। तो 60 मोलर मास है, लेकिन हम जैसे ही बेंजीन सॉल्वेंट में डालते हैं तो उसके बाद मान लो हम एसिटिक एसिड के 1 मोल्स को निकालना चाहेंगे बेंजीन सॉल्वेंट में, लेकिन हमको 1 मोल नहीं आएगा क्योंकि वो डाइमराइज हो चुका है। इसको बोलते हैं डाइमर ऑफ एसिटिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको, डाइमर ऑफ एसिटिक एसिड। डाइमर मतलब 2 मॉलिक्यूल, डाई मतलब 2, तो 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ चुके हैं। तो हम बेंजीन सॉल्वेंट में से जब निकालना चाहेंगे एसिटिक एसिड के 1 मोल को, तो हमको 1 मोल में ये पूरा मॉलिक्यूल मिलेगा, मतलब जिसका मोलर मास 2 गुना डबल हो जाएगा, 120। यहाँ 60 था जब अलग अलग थे, तो जैसे ही ये डाइमराइज होंगे तो दोनों का मोलर मास 60 प्लस 60 क्या हो जाएगा, 120। तो हमको इसका डबल मोलर मास मिलता है, मोलर मास मिलता है। इसको बोलते हैं डाइमराइजेशन और एसोसिएशन। तो कोई भी एसिड बेंजीन सॉल्वेंट लेंगे तो इसमें डाइमराइजेशन होता है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ये जुड़ जाते हैं और इसको डाइमराइजेशन बोला जाता है। तो ये 60 तो क्या है इसका, एसिटिक एसिड का नॉर्मल मोलर मास, और डाइमराइजेशन होने के बाद 120 आया, 120 क्या है इसका, एबनॉर्मल मोलर मास। तो ये होता है हमारा एबनॉर्मल मोलर मास। जब डिसोसिएशन हो जाए या एसोसिएशन हो जाए तो मोलर मास चेंज हो जाएगा। इसको बोला जाता है, इंक्रीज हो सकता है मोलर मास या डिक्रीज कर सकता है। जब एसोसिएशन होगा तो मोलर मास इंक्रीज होगा, जब डिसोसिएशन ब्रेक हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स तो उसमें मोलर मास डिक्रीज कर जाएगा। इसको बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। कल हम पढ़ेंगे वांट ऑफ फैक्टर के बारे में, जो इंपॉर्टेंट है। वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है वो कल के वीडियो में देखेंगे।